हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट वीडियोस में हमने बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कवर कर लिए थे। क्या क्या पढ़ा था? चार्ज के बारे में, क्यू से लिखते हैं, कूलम एसआई यूनिट है। करंट के बारे में आई से लिखते हैं, एसआई यूनिट एम्पेयर है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में वी से लिखते हैं, एसआई यूनिट वोल्ट है। आज हमने सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, जो इलेक्ट्रिक सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उनको कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद हम रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपने ध्यान रखना है, सेल सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है दो वर्टिकल लाइन से, एक लाइन बड़ी, एक लाइन छोटी। बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। दो या दो से ज्यादा सेल्स जब कंबाइन कर दिए जाते हैं तो बैटरी बनती है। एग्जाम्पल, अगर दो सेल जोड़ रहे हो, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये बैटरी बन गई। इनको बीच में भी ज्वाइन कर सकते हो, तो बैटरी का सिंबल हो गया। मोर देन वन सेल्स आपने बनाने हैं। सबसे पहले वाला पॉजिटिव, लास्ट वाला नेगेटिव साइन शो करनी है। तीन अगर सेल ज्वाइन करने हैं, तीन ज्वाइन कर लो, एक, दो, तीन। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये बैटरी होगी तीन सेल की। इनको बीच में से जोड़ सकते हो, यहाँ से यहाँ से। ठीक है। अगला वायर। वायर सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। वायर विद जॉइंट, अगर दो वायर्स को ज्वाइन किया गया है तो ऐसे डॉट लगाओगे, ये दोनों वायर्स बन गए वायर विद जॉइंट। वायर विदाउट जॉइंट, जॉइंट नहीं है, एक के ऊपर दूसरी वायर पड़ी है विदाउट कंटेक्ट, तो इस तरीके से बनाया जाएगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिगजैग लाइन से बनाई जाती है, सबसे ज्यादा यूज होगी चैप्टर में आगे रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स्ड है, तो इस तरीके से शो करोगे। अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरिएबल है, मतलब बदल रही है, तो या तो ये सिंबल होगा, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक और तरीके से, एरो की हेल्प से, इस तरीके से। वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा नेम रियोस्टेट भी है, ये रियोस्टेट नाम याद रखना। एक बार बोल देते हैं, ड्रॉ द सिंबल ऑफ रियोस्टेट, या व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस कोड। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट बोलते हैं, और सिंबल दोनों तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्विच, स्विच और की कैन बी ओपन, ओपन भी हो सकती है, क्लोज्ड भी हो सकती है। जब ओपन है मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट को रास्ता नहीं मिल रहा, और जब क्लोज्ड है मतलब करंट का जो पाथ है वो सर्किट कंप्लीट है, करंट इजीली फ्लो कर सकते हैं। एक तरीका और है इसको रिप्रेजेंट करने का, हमें ओपन दिखाना है इस तरीके से, ओपन पता चल रहा है ना, सर्किट पूरा नहीं है। क्लोज्ड में इनको जोड़ दो, तो ये भी एक तरीका है स्विच और की को रिप्रेजेंट करने का। इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्लो कर रहा है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, अगर ग्लो नहीं कर रहा तो सिंपल रिप्रेजेंट कर दो। अब तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट है। एमीटर, एमीटर इज यूज टू मेजर करंट, याद रखने, एमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। सर्कल में ए लिखोगे, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल। वोल्ट मीटर, सर्कल के बीच में वी लिखोगे, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव। वोल्ट मीटर का काम टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के फंक्शन लिखते जाओ। एमीटर टू मेजर करंट, करंट को मेजर करने में हेल्प करता है। वोल्ट मीटर टू मेजर वोल्टेज, वोल्टेज मेजर करने में हेल्प करता है। और गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सर्कल में एरो। और गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं लिखना। एमीटर में होता है, वोल्टमीटर में होता है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, बट गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता। तो ये करता क्या है? टू डिटेक्ट या फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट की डायरेक्शन है वो पता करने में हेल्प करता है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, नेम द apparatus which is used to find direction of current, which is used to measure current, which is used to measure voltage। करंट मेजर एमीटर कर रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर बता रहे हैं। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ जाता है, नेम डिवाइस, नेम वन डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेंटेन या डेवलप अ पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन या डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं। तो उसका आंसर लिखोगे सेल या बैटरी। जब तक सेल नहीं लगाओगे या बैटरी नहीं लगाओगे, तब तक एक साइड पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पर, एक साइड नेगेटिव या लोअर पोटेंशियल पर नहीं आएगी। तो उसके लिए सेल और बैटरी यूज होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए सेल या बैटरी यूज की जाती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिनके सिंबल हम थ्रू आउट चैप्टर में यूज करेंगे। ये लिस्ट है, आपको लर्न कर लेनी है कि कौन से सिंबल को किस, आपको लर्न कर लेना है कि कौन से कंपोनेंट को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स एक पर्सन थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने ये फाइंड किया कि जो करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज बढ़ा दो तो दूसरी भी बढ़ जाए, एक चीज कम कर दो तो दूसरी भी कम हो जाए, मतलब सेम तरह का बिहेवियर शो करें। तो करंट और पोटेंशियल भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बट कंडीशन क्या है, सारा का सारा एक्सपेरिमेंट एक ही दिन होना चाहिए। फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर चेंज नहीं होने चाहिए। अगर मैं अपना आधा एक्सपेरिमेंट आज कर रही हूँ, फिर आधा एक्सपेरिमेंट 4 दिन बाद कर रही हूँ, तो उतने में तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो ये एक्सपेरिमेंट सही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, स्टेट ओम्स लॉ, या ये दे देते हैं नेम एंड स्टेट द लॉ विच गिव रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो आपको याद रखना है। तो आंसर है इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है, द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। क्या मतलब हुआ इसका? करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ऊपर वाली का लाइन का मतलब है करंट बढ़ा दो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो करंट बढ़ गया। लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वल टू का साइन डालते हैं, तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो कांस्टेंट यहाँ पर है आर, वेयर आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का नाम क्या है? रेजिस्टेंस, विच इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला बन गया ओम्स लॉ का, V इक्वल आई आर, जो चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है। सो ये याद कर लो, V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में, पोटेंशियल डिफरेंस y एक्सिस पर है और जो करंट है वो x एक्सिस पर है, तब हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास करते हुए स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओम्स लॉ के लिए हमेशा ग्राफ इसी शेप का होगा। और इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा? स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। हमेशा जब भी स्लोप निकालना हो ना, जो भी क्वांटिटी y एक्सिस पर है अपॉन जो भी क्वांटिटी x एक्सिस पर है, ये याद कर लो। जो y एक्सिस पर है अपॉन जो x एक्सिस पर है, तो v अपॉन आई बन गया। यहां से v अपॉन आई की वैल्यू निकालो। v, ये जो i मल्टीप्लाई में है इसको डिवाइड में ले आओ। v अपॉन आई r के इक्वल है, तो v अपॉन आई इज इक्वल टू r, जहां पर r का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या देता है? रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ ऑलवेज गिव रेजिस्टेंस। अब इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में? इतना नोट करने के बाद ना क्वेश्चन लिखना। आउट ऑफ मटेरियल A and B which is having more resistance। मेरे पास दो मटेरियल है A और B, मुझे पता करना है किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। और ग्राफ ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सपोज ये क्वेश्चन में आपको दो ग्राफ A और B के लिए गिवन है, आपको पता करना है किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस। जिसका स्लोप ज्यादा उसके रेजिस्टेंस ज्यादा। तो स्लोप का मतलब जो ग्राफ ऊपर है वो उसका स्लोप ज्यादा है। ए और बी में से स्लोप किसका ज्यादा है? ए का। अगर ए का स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ए की ज्यादा होगी। तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर इज सिंस स्लोप ऑफ ए इज मोर सो इट हैज मोर रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब यही ग्राफ अगर वी आई अपोजिट एक्सिस पर दिया होता, मतलब आई दिया होता एक्स एक्सिस पर, वी दिया होता वाई एक्सिस पर, तब क्या होता? अगर ग्राफ होता, ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। इसके बाद आगे कंसेप्ट लिख लो, स्टार मार्क। अगर ग्राफ दिया हुआ है यहां पर आई और यहां पर वी, तब स्लोप क्या देगा? स्लोप इक्वल, मैंने बताया जो भी y एक्सिस पर है अपॉन जो भी x एक्सिस पर है, i अपॉन v। फॉर्मूला क्या था? v इक्वल आई आर। यहां से i अपॉन v निकालो, i इधर रहने दो, v डिवाइड में ले आओ, तो ये r उस तरफ जाएगा तो 1 अपॉन r बन जाएगा। तो स्लोप देगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा। तो यहाँ पर क्या होगा? जिसका स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, रिवर्स हो जाएगा ना आंसर। तो अब अगर मुझे ये a मटेरियल और b मटेरियल दिया हुआ है, अब किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? जिसका स्लोप कम है। उल्टा हो गया ना सारा। ए का स्लोप ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम, बी का स्लोप कम है तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। तो आंसर क्या लिखोगे? सिंस स्लोप ऑफ बी इज लेस सो इट हैज मोर रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ये मैंने आपको ग्राफ से समझा दिया। अब हमने यूज तो कर लिया बार बार रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस असल में होता क्या है? रेजिस्टेंस है अगर किसी मटेरियल में से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये तो नहीं है हर मटेरियल ही करंट को इजीली जाने देता है।
सपोज आपके पास रबर है और आयरन है, किस में से करंट इजिली फ्लो कर रहा है? आयरन में से। तो आयरन क्या कर रहा है? करंट को रोक नहीं रहा, बट रबर करंट को रोक रहा है। तो वो जो रोकने की प्रॉपर्टी है ना, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन है, इट इज हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट, करंट को फ्लो करने से रोकना। तो सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट, करंट को फ्लो करने से रोकना, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अदरवाइज V इक्वल टू आई आर, यहां से R आया कितना? V अपॉन आई, ये फॉर्मूला भी हमने यूज किया। यहां से R की डेफिनेशन एक और भी बन सकती है, इट इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। ये भी लिख लो, इट इज रेशियो ऑफ, किन चीजों का रेशियो है? पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। अब एसआई यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की? हमने पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट की, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट, करंट की एसआई यूनिट एम्पेयर। तो यहां से रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट निकालते हैं। फॉर्मूला दोबारा लिख रही हूं, V इक्वल आई आर, R इक्वल V अपॉन आई। मुझे चाहिए यूनिट्स ऑफ R, यूनिट्स ऑफ R इक्वल यूनिट्स ऑफ V अपॉन यूनिट्स ऑफ I। V की यूनिट्स वोल्ट, I की यूनिट्स एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर बन गया, जिसको एक नया नाम दिया गया ओम, सिंबल है ओमेगा, बोलते हैं इसको ओम। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। याद हो गया, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल ओम। अब ओम को डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन 1 ओम। तो जब भी कोई डिफाइन करनी हो यूनिट्स, सबको 1 कर दो। क्या करना है? वोल्टेज को भी 1, करंट को भी 1। When 1 volt of potential difference is applied across the end of the conductor and 1 ampere current is flowing, then resistance is said to be 1 ohm. तो लिख लो, resistance is said to be 1 ohm if या when potential difference of 1 volt is applied across ends of conductor, applied across ends of conductor and current flowing through it is 1 ohm, 1 ampere. Current flowing through it is 1 ampere. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई करना है, और जब करंट फ्लो उसमें से 1 एम्पेयर कर रहे हैं, तब हम रेजिस्टेंस को 1 ओम बोलेंगे। मेन होता क्या है? रेजिस्टेंस इज हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट, करंट को इजिली फ्लो करने ना देना, करंट को रोकना, हिंड्रेंस प्रोवाइड करना, रुकावट, रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करना, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। यहाँ तक जितने टॉपिक्स किए उनको अच्छे से कर लो, ताकि आपको आगे का समझ आता रहे। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।